हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2009 में पूछे गए बायोलॉजी के सभी प्रश्न उत्तर की जो है वो व्याख्या करेंगे, जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के होंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो 2009 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह जो है वो इस एक वीडियो में शूट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। अगर मन लगा करके नहीं पढ़ रहे हैं तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। एग्ज़ाम का समय जो है वह बहुत ही जल्द अब नज़दीक आने वाला है। केवल 3 माह जो है वो परीक्षा में है। अब कम से कम मन लगा करके पढ़िए। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन जो है वो बताने हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो 2009 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं के एग्ज़ाम में कि वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। तो वायु परागित पुष्पों का जो अनुकूलन होता है, जैसे खजूर होता है, नारियल होता है, मक्का होता है, तो इन सब में जो है वो वायु परागित जो है वो पुष्प पाए जाते हैं। तो सामान्यतः एक लिंगी जो पौधे होते हैं, जैसे कि नारियल हो गया, जैसे कि खजूर हो गया, जैसे कि मक्का हो गया, इन सब में जो है वो वायु परागण होता है। इनमें जो परागकण होते हैं वो चपटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, जिनके कारण वायु के द्वारा इनमें परागण होता है। तो सामान्यतः एक लिंगी पौधे जैसे कि नारियल, खजूर, मक्का आदि में वायु द्वारा परागण होता है। इसमें परागण कण बड़ी संख्या में जो है वह सूक्ष्म, सपाट एवं शुष्क होते हैं, इसीलिए वायु के साथ यह बहुत दूरी तक चले जाते हैं और इनमें वायु परागण संभव होता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया था। ये भी 2009 में जो है वो पूछा गया है। 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधों का ही उपयोग क्यों किया था। तो मटर के पौधों का उपयोग मेंडल ने इसलिए किया था क्योंकि ये 1 वर्षीय पौधा होता है और साथ ही साथ इसमें जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वो मटर के कलियां जो है वो लगती हैं। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। साथ ही साथ इनमें जो है वो कई विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं। इसी वजह से जो है वो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो वार्षिक होते हैं, इनमें कई विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं तथा इनका देखभाल करना आसान होता है। चूँकि ये 1 वर्षीय पौधे होते हैं, इसी वजह से इनका देखभाल करना आसान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 3rd नंबर, तीसरा प्रश्न है जो कि 2009 में जो है वो पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ये जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2009 में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखने के बाद अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि वृषण और अंडाशय प्रत्येक के 2 मुख्य कार्य दें या 2 मुख्य कार्य बताएं। तो वृषण और अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है। वृषण जो है वो नर जननांग का भाग है और अंडाशय जो है वो मादा जननांग का भाग है। तो वृषण जो होता है वो शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है और जो अंडाशय होता है वो अंडाणुओं को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला कार्य इसका क्या हो जाएगा, वृषण का। वृषण का सबसे पहला कार्य हो जाएगा कि ये शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है और जनन के समय जो है ये हार्मोन को भी स्रावित करता है। ठीक इसी प्रकार से जो अंडाशय होता है वो अंडाशय भी जो है वो अंड को उत्पन्न करता है और प्रजनन के दौरान जो है वो जनन के दौरान जो है वो हार्मोन को स्रावित करता है। रही बात किस हार्मोन को स्रावित करता है, तो वृषण जो है वो नर जनन हार्मोन को स्रावित करता है और जो अंडाशय होता है वो मादा जनन हार्मोन को स्रावित करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वृषण के 2 कार्य हैं। पहला कार्य है कि यह शुक्राणुओं का जो है वो निर्माण करता है और यह नर जनन हार्मोन का स्राव करता है। अंडाशय के मुख्य कार्य में सबसे पहला कार्य है कि यह अंडाणु का जो है वह निर्माण करता है, अंड का निर्माण करता है और यह मादा जनन हार्मोन का स्राव करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, होमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। ब्लीडर्स रोग से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ब्लीडर्स रोग क्या होता है, जैसे हम हैं, आप हैं, अगर चोट लग जाता है तो जहाँ चोट लगता है, कट जाता है, उसको दबाते हैं और कुछ देर बाद जो है देखते हैं तो वो जो खून गिर रहा है वो खून गिरना बंद हो जाता है। लेकिन ब्लीडर्स रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें कट पिट जाने पर, जख्म लग जाने पर, है ना, कोई चोट लग जाने पर या कोई घाव लग जाने पर जब ब्लडिंग होने लगता है तो वो ब्लडिंग जो है वो रुकता नहीं है, इसे ब्लीडर्स रोग कहते हैं। और ये जो ब्लीडर्स रोग होता है ये आनुवांशिक रोग होता है। तो हीमोफीलिया जो है वो एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में जख्म हो जाने पर रक्त स्राव लगातार होने लगता है, यानी रक्त का थक्का जो है वह नहीं जमता है, इसीलिए इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। जैसा कि अभी हम बता रहे थे
ये हीमोफीलिया है, होमोफीलिया नहीं है, हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया जो है वो एक आनुवांशिक रोग होता है जिसमें चोट वगैरह लग जाने पर जो है वो रक्त का स्राव जो है वह रुकता नहीं है, बल्कि लगातार ही जो है वो रक्त का प्रवाह होते रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि रेस्ट्री एक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है। तो रेस्ट्री एक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो एक एंजाइम होता है जो डीएनए को काटने का काम करता है। डीएनए को विशिष्ट स्थान से जब काटना होता है तो ऐसी स्थिति में किसका यूज करते हैं, रेस्ट्री एक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज करते हैं। रेस्ट्री एक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो एक एंजाइम है जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थान से काटने का जो है वो काम करता है। वर्तमान समय में 900 से भी अधिक जो है वो इस प्रकार के एंजाइमों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डीएनए फिंगर अभिलेख के 2 उपयोग लिखे। डीएनए फिंगर अभिलेख, तो फिंगर अभिलेख मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताना है कि इसका क्या यूज है। तो सबसे पहला यूज तो ये है, मान लीजिए कोई माता पिता हैं और अपनी संतान को नकार रहे हैं कि ये मेरी संतान नहीं है, तो वैसी स्थिति में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि जो अमुक बच्चा है वो क्या उस माता पिता से संबंधित है जो नकार रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो डीएनए फिंगर अभिलेखन से या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से ये पता किया जा सकता है कि संतान जो है वो उस माता पिता का है या नहीं है जो माता पिता नकार रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दूसरा, जो कोई भी अगर आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे देता है, अर्थात मान लीजिए मर्डर कर लिया, चोरी किया, छिनैती किया और वहाँ उसके जो है वो बाल गिर गए, या छीना झपटी में जो है वो उसका हाथ नोचा गया, ब्लड वहाँ पर गिर गया, तो ब्लड से, बाल से उसके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि वो अमुक अपराधी व्यक्ति कौन है। तो क्या हो जाएगा, तो अपराध विज्ञान के क्षेत्र में अपराधियों का पता लगाने में जो है वो डीएनए फिंगर अभिलेख अर्थात डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में भी जो है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो है वो यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तक संवर्धन की परिभाषा दे। उत्तक संवर्धन क्या होता है भाई, तो उत्तक संवर्धन में आप नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उत्तकों का जो है वो संवर्धन होगा, यानी उत्तक को किसी ऐसे विशेष माध्यम में रखा जाए जहां पर उसकी संख्या लगातार बढ़ती जाए। तो उत्तक जब बढ़ता है तो अंग का निर्माण होता है, और जब ये उत्तक संवर्धन निरंतर हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, तो उत्तक संवर्धन जब निरंतर और लगातार हो रहा हो और संवर्धन हो रहा हो उसमें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप भी जानते हैं कि जब अंगों का निर्माण होगा तो वहाँ एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यही प्रक्रिया जो होती है वो उत्तक संवर्धन कहलाती है। तो जब किसी उत्तक को माध्यम में रख करके उसकी वृद्धि कराई जाती है तो वह पूरे अंग का जीव या पूरे अंग के द्वारा जीव का जो है वह रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को जो है वो उत्तक संवर्धन कहते हैं। संश्लेषित शीत माध्यम में कोशिकाओं अथवा उत्तकों के द्वारा किसी पादप को उत्पत्ति को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, और इस विधि में माध्यम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनमें वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं तथा जो हार्मोन होते हैं वह उपस्थित होते हैं। जो भी आवश्यक पोषक तत्व होंगे और जो भी आवश्यक हार्मोन होंगे, जब उत्तक संवर्धन होगा और जीव का निर्माण होगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आवश्यक हार्मोन और आवश्यक उपयोगी पोषक तत्व उसे निरंतर मिलते रहेंगे ताकि उस जीव में जो है वो उत्तक संवर्धन के द्वारा विकास होता रहे और उसके अंगों का निर्माण भी होता रहे। साथ ही साथ इस विधि में कोशिका, या हम कह सकते हैं कि जो इस विधि में जो है वह कोशिका या उत्तक को विसांद्रित करके माध्यम कर दिया जाता है, जिसमें उत्तक तीव्र वृद्धि वाले कोशिकीय पुंज में विकसित होता है, और इसे ही जो है वो कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के लिए अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह छोटे पादपों के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे मिट्टी या गमलों में लगा देने पर या लगा दिया जाता है। तो इस विधि से ही जो है वो आर्किड का पौधा, इसी विधि से जो है वो डहेलिया का पौधा आदि का जो है वो उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर के बाद जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि औषधि मतलब दवा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का 2 उपयोग बताइए। जैव प्रौद्योगिकी का 2 उपयोग क्या है? तो सबसे पहला जो उपयोग है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स बनाने में, और दूसरा उपयोग जो है वो टीका का निर्माण करने में। जैसे अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप खाते हैं डोलो 650 mg, साथ ही साथ ये डोलो 650 mg जो है वो क्या है, तो ये डोलो 650 mg जो है वो मेडिसिन है किसका, बुखार का, जिसको आप सूमो गोल्ड के नाम से भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सूमो गोल्ड। तो आप ये केवल खाइएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इसके साथ जब एंटीबायोटिक आप इसके कॉम्बिनेशन का नहीं खाइएगा तो फिर आप जब तक दवा खाइएगा तब तक बुखार उतर जाएगा, इसके बाद फिर बुखार हो जाएगा। तो कई बार आप कहते हैं ना कि सर दवा खाते हैं तो बुखार सही रहता है और जब दवा छोड़ देते हैं तो बुखार
फिर से हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि एंटीबायोटिक उसके कॉम्बिनेशन का नहीं मिल रहा है। लेकिन डोलो 650 mg है या सुमो गोल्ड जो है वो है 650 mg, और इसके साथ जो है वो आप सिफाकाइंड खा रहे हो, सिफाकाइंड जो है वो 650 mg खा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये कॉम्बो बैठ जाता है और फिर आप फीवर से जो है वो मुक्त हो जाते हो। तो ये जो सिफाकाइंड है वो क्या है? ये सिफाकाइंड जो है वो एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में जो है वो किसका यूज होता है? तो जैव प्रौद्योगिकी का यूज होता है। साथ ही साथ टीका के निर्माण में, जैसे पोलियो का टीका है ना, हैजा का टीका है, चेचक का टीका है, कोरोना का टीका है, तो इन सब के निर्माण में जो है वो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जन्मजात रोग की परिभाषा दे। तो ये आपको भी पता है कि जन्मजात रोग क्या होता है। ऐसा रोग जो जन्म से हो, जैसे अंधापन है, बहरापन है। ऐसे तो कभी कभी कुछ अप्राकृतिक घटनाएं घटित हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कभी कभी जो है ऐसी घटना घटित हो जाती है जीवन में जिसके कारण जो है व्यक्ति दोनों कानों से बहरा हो जाता है, कान का पर्दा जो है वो फट जाता है। तो बात उसकी नहीं की जा रही है, बात उसकी की जा रही है जो जन्मजात है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जन्म से जो है वो एड्स रोग है, तो वो जन्मजात रोग हो जाएगा। कोई बच्चा है, जन्म लिया और जब जन्म ले रहा है तो उसी समय जो है उसे एड्स हो जाए, माँ को एड्स है तो बच्चे को भी हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो क्या हो जाएगा? जन्मजात रोग हो जाएगा। अंधापन जो है वो जन्मजात रोग हो जाएगा, बहरापन जो है वो जन्मजात रोग हो जाएगा। तो वैसा रोग जो जन्म के समय में जो है वो होता है बच्चे में, उसे जो है वो जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे कि अंधापन है। इसके बाद जो है वो अगला जो है वो देखेंगे प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 कारण बताइए। कुछ वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उसके 2 कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जितने भी वन हैं, शहरीकरण के लिए, खेतों की जरूरत को पूरा करने के लिए वनों की कटाई की जा रही है, और जब वनों की कटाई की जाएगी तो वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो बेघर हो जाएंगे और उनके अनुकूलतः वातावरण जो है वो नष्ट हो जाएंगे। फिर वैसा अनुकूलतः वातावरण और पारिस्थितिक तंत्र उन जीव जंतुओं को मिलेगा नहीं, तो इसके वजह से भी जो है वो जीव जंतु मर जाएंगे। दूसरा चीज़ कि वे जीव जंतु जो उस जंगल में रहते थे, जो उस वन में रहते थे जिसकी कटाई कर दी गई है, अब वो उन वनों के कट जाने के पश्चात नगरीय बस्ती की ओर, शहरीय बस्ती की ओर, ग्रामीण बस्ती की ओर जो है वो पलायन करेंगे, जहाँ पर वे मानव के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे और मानव अंधाधुंध जो है वो उसका शिकार करेंगे अपनी जान बचाने के लिए, जिसके कारण वो विलुप्त हो जाएंगे। तो 2 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है कि आप वनों की जब कटाई कीजिएगा तब जो है वो विलुप्त होने का पहला मुख्य कारण हो जाएगा, और दूसरा कि उनका जो है वो अंधाधुंध शिकार जब होगा जीवों का, तो भी वन्य जीव जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। तो कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 मुख्य कारण हैं। पहला है वनों की कटाई और दूसरा है अवैध शिकार। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि जीन अभियांत्रिकी की परिभाषा दीजिए कि जीन अभियांत्रिकी क्या होता है। तो जीन अभियांत्रिकी जो है वो एक ऐसी विधि होती है जिनमें आनुवांशिक पदार्थों को जो है वो डीएनए में परिवर्तन करके इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराया जाता है। यानी डीएनए में परिवर्तन कर दिया जाएगा, और जब डीएनए में परिवर्तन किया जाएगा तो उसे परपोषी जीवों में प्रवेश करा करके उसके फिनोटाइप में परिवर्तन किया जाता है, और जीन किसी गुणसूत्र के विशेष खंड में जैसे ही क्रम में व्यवस्थित हो जाता है तो गुणसूत्र के ऐसे खंड को ही लोक्स कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब कभी भी अगर फिनोटाइप में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में आनुवांशिक पदार्थों की रसायन यानी डीएनए में परिवर्तन करके और इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराया जाता है, तब ये फिनोटाइप में परिवर्तन किया जाता है। जिन किसी गुणसूत्र के विशेष खंड में विशेष क्रम में जब व्यवस्थित रहता है तो गुणसूत्र के ऐसे खंड को लोक्स कहते हैं, और जीव उत्परिवर्तन द्वारा बहुत से विरोधी लक्षणों वाले जीनों को जोड़े बना सकते हैं, जिनसे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीनों में कूटबद्ध डीएनए खंड पाए जाते हैं, जिनमें से एक या अधिक बहुत से कार्यों में जो है वो विभिन्नताएं, बहुत सी कार्यों में जो है वो विभिन्न सूचनाएं छुपी हुई होती हैं, और कुछ वायरसों के डीएनए के खंड जो होते हैं उनके स्थान पर आरएनए का खंड भी पाया जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर के बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, लेकिन 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। इसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन के बाद 13 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मासिक चक्र क्या है, इसके विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए और हार्मोनल नियमीकरण के साथ साथ जो है इसके बारे में व्याख्या कीजिए। ये जो प्रश्न है वो 2009 में भी पूछा गया है और 2012 में भी पूछा गया है। तो मानव मादा में जो लैंगिक चक्र चलता है जिसे रजो चक्र कहते हैं,
ये अवधि जो होती है वही मासिक चक्र कहलाती है। मूल रूप से यह जो अवधि होती है इसके दौरान मानव मादा में जो है वो बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो विकसित होती है। यानी ये जो अवधि होती है मासिक चक्र की, ये एक ऐसी चक्र की अवधि होती है मनुष्य के जीवन में, खास करके मादा मनुष्य के जीवन में, जिसमें वह बच्चों को पैदा करने की क्षमता जो है वह रखती है और उसे जो है वह जनन काल कहते हैं। स्त्रियों में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में जो है वो प्रारंभ हो जाती है, जिसे यौना आरंभ कहते हैं, और 45 से 50 वर्ष की आयु तक जो है यह समाप्त हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। यानी 45 से 50 वर्ष तक जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, मासिक चक्र से जो मादा होती है वो मुक्त हो जाती है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। और 12 से 13 साल की आयु में, 12 से 13 वर्ष की आयु में जो है यह प्रारंभ होती है, जिसे यौना आरंभ कहते हैं। यौना आरंभ के बीच जो है वह मादा जनन तंत्र में एक नियमित मासिक घटना चक्र चलता रहता है, जिसे रजो चक्र कहते हैं। रजो चक्र के दौरान संपन्न होने वाली कुछ निम्नलिखित घटनाएं होती हैं और वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला ये है कि प्रत्येक रजो चक्र में हर 28 दिन में जो है वो एक अंडा परिपक्व होकर के बाहर निकलता है या एक अंडा परिपक्व होकर के निकलता है। रजो चक्र का आरंभ जो होता है वो रज प्रवाह से होता है और जिसके दौरान गर्भाशय का जो कोशिकीय स्तर होता है वह उतर कर बाहर निकल जाता है और उसके साथ साथ जो है वो रक्त का प्रवाह होता है। यह प्रक्रिया 3 से 4 दिन तक चलती रहती है। रजो चक्र के आरंभ होने से 5वें से लेकर के 13वें दिन तक जो है वो ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि होती रहती है और उसका परिपक्वन होता है। इसी फॉलिकल में एक अंडाणु होता है जिसे घेरती हुई कोशिकाओं की एक सहमति होती है। ग्राफियन फॉलिकल में एक हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है जो गर्भाशय को अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है और इसी स्थिति में जैसे ही उस अंडाणु को एक शुक्राणु मिल जाता है तो जाइगोट बनता है और फिर वो जाकर के एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाता है, जहां पर जो उत्तक संवर्धन की क्रिया होती है वो होने लगती है और धीरे धीरे अंगों का निर्माण होता है और फिर शिशु का जो है वो आकार बनने लगता है गर्भ के अंदर। गर्भाशय का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करती हैं और रक्त वाहिकाओं का एक जाल जो है वो बन जाता है। अंडाशय से अंडे का जो निकलना होता है वो अंडोत्सर्ग कहलाता है और अंडोत्सर्ग जो होता है वो रजोधर्म के आरंभ होने से 12 से 14 दिन तक जो है वो होता है और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वह फूट करके अंडा बन जाता है। फूट चुके फॉलिकल की कोशिकाएं कॉपर्स ल्यूटियम का रूप ले लेती हैं, जिसे प्रोजेस्टेरॉन का स्राव निकलता है। अंडा फैलोपियन नलिका से जो है वो होते हुए 13वें से लेकर के और 14वें दिन तक गर्भाशय में पहुंचता है, जहां 16वें दिन तक यानी कि लगभग 18 से 73 घंटे तक वह अंडा वहां पर कायम रहता है। इसी दौरान अंडे को यदि कोई शुक्राणु मिल जाता है या मिलन या संयोग हो जाता है यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर बन जाता है 16वें दिन तक, अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाता है 13वें से लेकर के 16वें दिन तक, तो ऐसी स्थिति में उसका अगर कोई शुक्राणु मिल जाता है, संभोग हो जाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाता है 13वें से लेकर के 16वें दिन तक, तो फिर जाइगोट बनता है और ऐसी स्थिति में जो है वो गर्भ धारण हो जाता है। और जब नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में अंड का जो है वो अपक्षय होने लगता है और जब अपक्षय होने लगता है तो 28वें दिन के अंत में अंडा उसके साथ साथ गर्भाशय स्तर भी जो है वह बाहर निकल जाते हैं। यह वह समय होता है जब गर्भाशय के मोटे स्तर के धीमे विघटन का जो है वो आरंभ होने लगता है। इसके बाद जो है हार्मोन नियंत्रण होता है। जब कभी भी अगर ये मासिक धर्म चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ऐसी स्थिति में जो है वो हार्मोन नियंत्रण होता है। तो रजो चक्र में एस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो हार्मोन है और ये रजो धर्म के रुकने के पश्चात जो है वह अंड पुट्टिकाओं को जो है वह विकसित करने लगता है। ये जो एस्ट्रोजन है जैसे ही रजो धर्म रुक जाता है तो इसके बाद यह अंड पुट्टिकाओं को विकसित करने लगता है और एस्ट्रोजन के साथ साथ यह बढ़ भी जाता है। एस्ट्रोजन का बढ़ता स्तर जो होता है वो एंडोमेट्रियम को जो होता है लेयर एंडोमेट्रियम का, उसको वो मोटा कर देता है, जिसमें रक्त वाहिनियां और एंडोमेट्रियल ग्रंथि अत्यधिक होती है और उसका दबाव जो है वो FSH का दबाव जो है वह बढ़ता स्तर पुट्टिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है और एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे अथवा में एक क्वेश्चन किया गया है कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है वो स्पष्ट किया जाए कि आनुवंशिकता में गुणसूत्रीय जो सिद्धांत है वो क्या होता है। तो आनुवंशिकता में जो गुणसूत्रीय सिद्धांत होता है इसे बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सैटन और बोवेरी थे। सैटन और बोवेरी के द्वारा आनुवंशिकता का सिद्धांत 1902 ईस्वी में दिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। किसने? सैटन और बोवेरी ने। किसके विषय में बताया था?
आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के विषय में बताया था। सबसे पहला पॉइंट ये कहा था कि एक पीढ़ी या अगली पीढ़ी जो होती है उसके बीच शुक्राणु और जो अंडाणु होता है वो ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि दोनों शुक्राणु और अंडाणु आनुवंशिकता में समान भूमिका निभाते हैं। किसने बताया था? सटन एंड बोवेरी ने बताया था। क्या बताया था? पहला चीज कि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी के बीच शुक्राणु और अंडाणु के बीच जो है वह पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, और साथ ही साथ दोनों शुक्राणु और अंडाणु आनुवंशिकता में समान भूमिका निभाते हैं। निषेचन के समय दोनों गैमीट के केंद्रक में मिल जाते हैं और केंद्रक में ही गुणसूत्र होता है, इसीलिए केंद्रक आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। केंद्रक क्या करता है? आनुवंशिक गुणों का वहन करता है और केंद्रक में ही जो है वह गुणसूत्र विद्यमान होता है। जीवों के निर्माण में सभी गुणसूत्रीय गुणों की जो है वह भूमिका होती है। जो जीवों का निर्माण होता है उसमें गुणसूत्रों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनुवंशिक लक्षणों की तरह ही जो जीव होते हैं उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। उनमें भी क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। साथ ही साथ उनमें भी जो है वो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। साथ ही साथ दैहिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या दोहरी होती है, जबकि गैमीट में इसकी संख्या जो है वह आधी रहती है। कई जीवों में जो है वो लिंग का निर्धारण भी जो है वह लिंग के गुणसूत्र के द्वारा होता है और समजात गुणसूत्र जो होता है वो अर्धसूत्री होता है। साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन के दौरान वह जोड़ा बनाता है और कुछ भाग का अदला बदला करके वह अलग हो जाता है, अर्थात अदला बदली करता है और फिर वो अलग हो जाता है। अगला जो है वो हम देखेंगे पवित्र उपवन या निकुंज क्या है। तो पवित्र उपवन या निकुंज क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पवित्र उपवन या निकुंज जो है वो एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर धार्मिक भावनाएं जो है वह जुड़ी रहती हैं और लोग उस वन की सुरक्षा करते हैं। जैसे मेघालय की पहाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर भी कुछ वन है जिसे जो है वो पवित्र उपवन माना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो कुछ पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर जो वन है उन्हें पवित्र वन माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कुछ वन है जिसे पवित्र उपवन माना जाता है। चंदा या बस्तर जो है वो क्षेत्र जो है वो उपवन माना जाता है और यहाँ की जो भी पेड़ पौधों से बना हुआ निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है उस पारिस्थितिक तंत्र को लोग जो है वो सुरक्षा देते हैं। तो पवित्र उपवन या निकुंज क्या है? तो भारत में सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा का इतिहास रहा है जो प्रकृति की रक्षा करने पर बहुत जोर देता है। बहुत सी संस्कृतियां जो है वो ऐसी रही हैं जिन्होंने वनों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी है और बहुत सी संस्कृतियां ऐसी रही हैं जो वनों को विकसित करने के लिए कई लाख वर्ग किलोमीटर तक जो है वह भूभाग को छोड़ देती है और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की जो है वो पूजा की जाती है। इस प्रकार के पवित्र उपवन जो होते हैं या जो आश्रय होते हैं वो मेघालय की खासी या जयंतिया पहाड़ियों पर है, राजस्थान के अरावली में है, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट एवं मध्य प्रदेश की सरगुजा में है। चंदा एवं बस्तर क्षेत्र जो है वो पवित्र उपवन या निकुंज के उदाहरण है। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत से दुर्लभ एवं संकटों तो उत्पन्न पादपों की अंतिम शरणास्थली है। अब सोच लीजिए कि मेघालय की जो पवित्र उपवन है वहां पर बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिन वनस्पतियों के विषय में कहा जाता है कि ये संकटग्रस्त हैं, अर्थात वो अगर उस पवित्र उपवन में नहीं रहती तो मानव उसे काट करके कब का खत्म कर दिया होता। आखिर जो पेड़ पौधों का कटाई होता है उनसे उनका दोहन होता है तो कई सारी वनस्पतियां जो है वो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन मेघालय के उस घाटी में पवित्र उपवन में कई सारे ऐसे जो है वो संकट उत्पन्न जो है वो ग्रस्त वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं जो अभी वहां पर सुरक्षित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स के कारण, लक्षण एवं रोकथाम का वर्णन करें। ये अथवा में जो है वो दिया गया है कि एड्स के कारण के बारे में बताना है। तो इस बीमारी को जो है वो एड्स है तो इस वजह से एड्स के फुल फॉर्म को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स को क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान से सुनिएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग इसे कहा जाता है और यह वायरस जनित होता है। इसे HIV जो है वो कहा जाता है और यह HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। एड्स को जो है वो शुद्ध हिंदी रूप में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण। क्या कहा जाता है? उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण। इस बीमारी के बाद जो वायरस होता है वो रक्त, वीर्य, आंसू, लार, दूध आदि के माध्यम से जो है वो संक्रमित व्यक्ति के शरीर में फैलता रहता है और उस बीमारी में व्यक्ति का जो प्रतिरोधी तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और व्यक्ति जो है वह कई तरह की बीमारियों के संक्रमण से घिर जाता है। जैसे कैंसर हो जाता है, मस्तिष्क का बेकार होना उसमें हो जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो है वो समाप्त होना उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है और आदि संकट उसके शरीर में घेर लेते हैं जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है।
इस बीमारी का संक्रमण औसतन 28 महीने की अवधि तक होता है, अर्थात संक्रमण होने की तिथि से 28 माह के भीतर कभी भी इस बीमारी के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। और इस बीमारी के संबंध में आप पिछली कक्षा में यानी हम लोगों ने पहले जो है वो पढ़ भी लिया है। बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं जो है वो एनजीओ जो है वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक जो है वो विषाणु से होता है, विषाणु जनित यह रोग है और उसे जो है वो HIV कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहा जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस से जो है ये होता है, यानी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु उसे कहते हैं और उसके द्वारा जो है वो एड्स रोग होता है। यह एक बार जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह विषाणु संक्रमित व्यक्ति के देह तथा रक्त कोशिकाओं में पनपता रहता है और धीरे धीरे जो है उस व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है। तो जब यह प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो अब इसका संचरण होगा। तो संचरण कैसे होगा, तो एड्स का संचरण निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार से हो सकता है। आखिर जो एड्स है वो कैसे फैलता है, क्या क्या गतिविधियां होती हैं जिसके कारण व्यक्ति को एड्स हो जाता है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि प्रभावित व्यक्ति से जब यौन संपर्क बनाया जाए तो एड्स हो जाएगा। अगर कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति है और उसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो तो एड्स होने की संभावना है, अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन बनाते हो तब। नेक्स्ट, उन्हीं सुइयों का प्रयोग करना जो प्रभावित व्यक्ति पर प्रयोग किया गया है, जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित है और उसको इंजेक्शन जो है वो मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए दिया गया और उसी निडिल से फिर आपको जो है वो क्या दिया जाए, इंजेक्शन दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपको एड्स हो सकता है। और भी कारण है, और एक कारण ये है कि अगर एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति है और उसका ब्लड जो है वो आपके शरीर में चढ़ाया जाए, इसीलिए जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करने जाते हैं उनको भली भांति जो है वो जांचा जाता है, परखा जाता है कि वास्तव में वो स्वस्थ है या नहीं है, किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है। तो ये जो गतिविधियां हैं वो इसीलिए की जाती हैं, ये जांच परख इसीलिए की जाती है। अगर कोई एड्स से संक्रमित व्यक्ति जो है वो अगर अपने ब्लड को डोनेट कर देता है और उसका ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर डाल दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, कहने का तात्पर्य यह है, तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। तो मुख्य कारण एक ये भी होता है कि ऐसे रक्त का शरीर में चढ़ाना जिसमें एड्स के वायरस मौजूद हो। किसी प्रभावित व्यक्ति के लिए नए अंगों का प्रत्यारोपण, मान लीजिए कि कोई प्रभावित व्यक्ति है और उस प्रभावित व्यक्ति का जो अंग का प्रत्यारोपण है किसी स्वस्थ मनुष्य में कर दिया जाए, किडनी जो है वो फिट कर दिया जाए, हृदय जो है वो फिट कर दिया जाए, वो डोनेट किया हो अपने किडनी को, लीवर को, है ना, अपने बॉडी को डोनेट किया हो और उसके मरणोपरांत जो है उसके उन अंगों को जो है वो स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो उसे भी एड्स हो जाएगा। प्रसव के समय माँ से बच्चे में जो है वो एड्स पहुंच जाता है, फैल जाता है। अब प्रगलन काल क्या होता है, यानी कितने समय में जब एड्स फैलता है तो पता चलता है, तो लगभग 28 महीने जो है वो लग जाते हैं। हालांकि 15 से 57 महीनों तक यह कम या अधिक भी हो सकता है। तो औसतन जो है यह 28 महीने का होता है, हालांकि यह 15 से 57 महीनों तक कम या अधिक भी हो सकता है। इसके बाद इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं जो हम पहचान पाएंगे कि नहीं जो एड्स का रोगी है वो व्यक्ति एड्स का रोगी हो चुका है, उनमें वो लक्षण पाए जाएंगे। तो सबसे पहला तो प्रतिरक्षा तंत्र सबसे कमजोर हो जाएगा। तो इसमें जो है वो पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित में एक या अधिक लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है उसे फेफड़ों का रोग हो जाता है, दूसरा उसे त्वचा का कैंसर हो सकता है, तीसरा उसका तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, चौथा मस्तिष्क तंत्र प्रभावित हो सकता है जिसके कारण उसकी याददाश्त खत्म हो सकती है, बोलने की क्षमता जाती है और सोचने की शक्ति भी नहीं रहती है। जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी बात की जा रही है, याददाश्त भी चली जाती है, बोलने की शक्ति नहीं रहती है। प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है जिससे रक्तस्राव हो सकता है और गंभीर मामलों में जो लसिका ग्रंथियां होती हैं वो सूज जाती हैं, बुखार होता है और व्यक्ति का जो वजन होता है वो कम हो जाता है, व्यक्ति का वजन गिर जाता है। नेक्स्ट, इसके और कुछ जो है वो लक्षण है। लक्षण जो है एक ये भी है कि उससे जो है वो अभी हम लोगों ने देखा था कि अभी इसके लक्षण में एक और लक्षण है कि व्यक्ति जो है वो चलने फिरने में भी कमजोर हो जाएगा, तो चलने फिरने में भी जो है वो क्या होता है, असहज महसूस करता है। नेक्स्ट, अब इसका उपचार देखेंगे कि आखिर उपचार क्या है। तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जो है वो वायरस है। तो HIV संक्रमण के प्रति अभी तक जो है वो कोई औषधि या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अतः निम्नलिखित उपायों के द्वारा जो है वो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अर्थात हम HIV से जो है वो बच सकते हैं, एड्स के रोगी बनने से बच सकते हैं। क्या करना होगा, तो सबसे पहला तो ये कि सावधानी बरतना होगा कि किसी व्यक्ति को अगर HIV हुआ है, अगर उसको एड्स हुआ है तो उसकी दी हुई इंजेक्शन से
खुद को जो है वो इंजेक्शन नहीं लगवाना है। दूसरा, अगर HIV पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसके ब्लड को अपने शरीर में जो है वो कभी भी नहीं चढ़ाना है। तीसरा, जब कभी भी अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना हो किसी से भी तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है वो सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप आप बनाते हो, किसी से भी बनाओ, तो कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कॉन्डोम के इस्तेमाल को करके सेक्सुअल रिलेशनशिप जब बनाया जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो HIV कभी नहीं होगा। यह हम नहीं, यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्डोम का जो है वो प्रयोग किया जाएगा तो HIV से बचा जा सकता है। HIV संक्रमण से युक्त व्यक्ति के साथ कोई भी जो है वो यौन संपर्क होना ही नहीं चाहिए। डिस्पोजेबल सुइयों का उपयोग किया जाना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए चढ़ाया जाने वाला HIV रोगाणु से मुक्त हो जाना चाहिए जो भी ब्लड चढ़ाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की जो दवा होती है वो मुफ्त दी जाती है, वहीं पर जा करके और निरंतर सेवन कर एड्स का एलिसा परीक्षण जो है वो कराना चाहिए। एलिसा परीक्षण के द्वारा ये पता लग जाता है कि आपको एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो है वो हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है कि टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण पर टिप्पणी दीजिए। टीकाकरण क्यों करना आवश्यक है? तो प्रतिरक्षीकरण एवं टीकाकरण का सिद्धांत जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित होता है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियता दुर्बलीकृत रोगजनक टीका की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित करके शरीर में प्रवेश कराई जाती है। जब व्यक्ति का शरीर जो है वो दुर्बल होगा, जब व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगी, तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति ऐसी स्थिति में रोग कारकों से नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए शरीर में रोग कारक से लड़ने के लिए, प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए टीका लगाया जाता है। तो टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियता दुर्बलीकृत रोगजनक या प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित करके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न जो प्रतिरक्षा होती है वो वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनकी कारकों को निष्प्रभावी कर देती है। जब वो टीका दिया जाता है और शरीर में प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो वो उन कारकों को मार करके खत्म कर देती है जो शरीर में रोग को उत्पन्न करने के मुख्य कारक होते हैं। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाई जाती हैं जो परिवर्ती प्रभावन यानी सबसिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को जो है वो हरा देती हैं। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि टिटनस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति आविष को टीके के रूप में सीधे दिए जाने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको सांप काट दिया, तो सांप काट दिया तो उसके लिए वो टॉक्सिन है, वो जहर है, तो उस जहर को काटने के लिए फिर से एक दूसरा जहर देना पड़ेगा, एक दूसरा टीका देना पड़ेगा, एक दूसरा जहर देना पड़ेगा, तब जाकर के उस जहर का प्रभाव कम होगा। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया ही गया है कि सांप के काटे जाने के मामलों में रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प विष वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालें। जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालें। तो जैव प्रौद्योगिकी जो है वो जीव जंतुओं एवं उनके उत्पादों के व्यावसायिक प्रयोगों का अध्ययन जो होता है वो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है वो जीव जंतुओं एवं उनके द्वारा उत्पन्न उत्पादों का व्यापारिक जब प्रयोग किया जाता है, अर्थात उन्हें जब बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो इसका अध्ययन जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद उद्योगों को जो है वो बनाया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक्स औषधि को बनाया जाता है, साथ ही साथ जो है वो एंटीबायोटिक्स औषधि के बाद जो है वो सिरका उद्योग जो है वो चलता है, दुग्ध उद्योग जो है वो चलता है। किसके अंतर्गत चलता है? तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत चलता है। शराब उद्योग चलता है, चमड़ा उद्योग इसी के अंतर्गत आता है, तंबाकू उद्योग इसी के अंतर्गत आता है, विभिन्न प्रकार के जो टीके बनाए जाते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। मांस उद्योग, दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, मत्स्य उद्योग और सिल्क उद्योग आदि जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है भाई। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कई विटामिनों का जो है वो निर्माण किया जाता है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है। इसी विधि के द्वारा जो है वो इंसुलिन का भी निर्माण किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का जो है वो उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे किण्वन विधि का प्रयोग करके जो है वो बायोगैस का जो है वो निर्माण किया जाता है। कीटनाशी जैव उर्वरक कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। जो भी जैव कीटनाशी होते हैं, जो भी जो है वो उर्वरक होते हैं वो कृषि के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र जो है वो अब वर्तमान समय में व्यापक होता जा रहा है। बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है वो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। आने वाले समय में ये जो उद्योग धंधा है जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित होने वाला वो काफ़ी बड़ा होने वाला
है और इसका उपयोग जो है वो काफ़ी व्यापक स्तर पर होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है अथवा में कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर लिखें। तो अभी मैंने बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी जो है वो काफ़ी बृहत स्तर पर बड़ा होने वाला है वर्तमान समय में, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है वो कीटनाशकों का जो है वो क्या किया जा रहा है, तो कीटनाशकों का भी उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही साथ उर्वरकों का भी उत्पादन किया जा रहा है। और इसी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और उनके जीन में परिवर्तन करके, अर्थात कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके और उत्पादन दर को भी बढ़ाया जा रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जैसे जैव उर्वरक, इनमें सूक्ष्म जीवाणुओं के कुछ समूह आते हैं जो मिट्टी और पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, जैसे राइजोबियम है, क्लॉस्ट्रीडियम है, एजोटोबैक्टर है और एनाबेना, नॉन स्टॉक आदि हैं। जैव खाद इसके अंतर्गत जो है वो मल, मूत्र, गोबर और पेड़ पौधों के टूटे हुए भाग आदि जो है वो आते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे जैव कीटनाशी। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही जो है वो कीटनाशी का भी प्रयोग किया जाता है, कीटनाशी का भी उत्पादन किया जाता है। तो जब इसे बेचेंगे, खरीदेंगे तो पैसे का लेन देन होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आर्थिक स्थिति खरीद बेच करने वाले व्यक्ति की भी जो है वो क्या होगी, मजबूत होगी। तो ट्राइकोडर्मा नामक कवकों में कीटरोधी गुण पाया जाता है और बीटी बैक्टीरिया में भी कीटरोधी गुण पाया जाता है। गैम्बूसिया नामक मछली जो होती है वो मलेरिया के मच्छर के लार्वा को खा जाती है और इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है वह कीटनाशी तैयार होता है और पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। परजीवी फसल में अगर देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा फसलों में अच्छे गुण वाले जीनों को प्रवेश करा करके उन्नत किस्म के फसल जो है वो तैयार किए जाते हैं और ऐसे फसलों को जो है वो परजीवी फसल कहते हैं, जैसे कि बीटी कपास है, जैसे कि बीटी बैंगन है, जैसे कि गोल्डन राइस है। बीटी कपास है, बीटी बैंगन, गोल्डन राइस, ये सब जो है वो परजीवी फसल है जो उत्पादन सबसे ज्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा फसलों में अच्छे गुणों वाले जीनों को प्रवेश करा दिया गया है, जिसका कारण है कि बीटी कपास से उत्पादन अधिक होता है, बीटी बैंगन से अधिक उत्पादन होता है और गोल्डन राइस से भी अधिक उत्पादन होता है। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग अभी वर्तमान समय में हो रहे हैं और फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी का जो है वो काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रहेगा। अगला देखते हैं प्रश्न। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे 2010 में पूछे गए प्रश्नों का प्रश्नोत्तर। 2009 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, उन सभी प्रश्नों का संग्रह हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। अब हम देखेंगे 2010 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। जो विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का भी सीरीज चल रहा है और अब तो सब्जेक्टिव टाइप का भी सीरीज चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप यकीन करें और यकीन के साथ हमसे जुड़े रहें। हम आपके लिए हर वो चीज़ मुहैया कराएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, जिसे आपकी ज़रूरत है। आप उसे पढ़ करके और 10+2 के फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस कीजिएगा, आप बेहतर मार्क्स जो है वो प्राप्त कीजिएगा। बस आपका और हमारा साथ अंतिम समय तक बने रहना चाहिए, जब तक कि आप 10+2 का एग्जाम नहीं दे देते हैं। अभी इसी वीडियो के साथ इस पूरे वीडियो का जितना भी थ्योरी है इसका PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो के साथ साथ उस नोट्स को भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहां पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में अभी जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं उसे बताया जा रहा है। इसके बाद जो है वो संभावित प्रश्नों को बताया जाएगा। वैसे मेरा मानना तो ये है कि आप लोग अगर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और जो कुछ बोर्ड मॉडल हम बताएंगे क्वेश्चन, संभावित प्रश्न होंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उतना आप तैयारी कर लीजिएगा तो बायोलॉजी में 96 और 98 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मन लगा करके पढ़ना है और हम भी जो है वो अपने आप को इस कदर तैयार रखेंगे कि हर एक परिस्थिति से झेलते हुए भी आपको वीडियो जो है वो हम ला करके प्रोवाइड करें। आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।